हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज हम पढ़ते हैं जो है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट भाग 3। ठीक है, भाग 3 पढ़े थे। भाग 3 में हमारा पाया किया जाता है फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन अपना ये बनता है कि जो भाग 3 है वो किससे संबंधित है। वो किससे संबंधित है भाई? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, या मौलिक अधिकार किससे संबंधित है, किस भाग से संबंधित है? तो भाग 3 से संबंधित है। ठीक है, इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो है तो मौलिक अधिकारों की संख्या के बारे में। तो मौलिक अधिकार के जो अभी अपना संविधान है प्रेजेंट में, तो उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? अपनी 6 है। ठीक है, मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। और जब अपना जो है तो संविधान बनकर तैयार हुआ था तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? अपनी 7 थी, यानी 7 मौलिक अधिकारों की संख्या थी। लेकिन अभी प्रेजेंट वर्तमान में अपने मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी? 6। उस जो एक मौलिक अधिकार को है उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है, हटाकर उसको क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में। ठीक है, तो मौलिक अधिकार है, पहला है समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हैं अपने जो है तो समता का अधिकार। ठीक है, और जो दूसरा है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक जो है तो स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, फिर बात करते हैं तीसरा, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। वो कौन है? आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक कौन है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। फिर है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार कहाँ है भाई? आर्टिकल 29 और 30 में। ठीक है, फिर है संविधान संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार हो गया भाई 29 से 30 तक। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कहाँ है? आर्टिकल 32। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? आर्टिकल 32। देखो यहाँ पर 30 के बाद सीधे 32 आ गया है, समझ में आया? तो इसमें जो आर्टिकल 31 में जो अपना था संपत्ति का अधिकार, ये कब कहाँ शामिल था? आर्टिकल 31 में। ठीक, आर्टिकल 31 में क्या पाया जाता था? संपत्ति का अधिकार। लेकिन इस संपत्ति के अधिकार को 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। अब इसको आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 300 का के तहत इसको क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। किसको भाई? संपत्ति के अधिकार को। समझ में आया? 300 का हिंदी या वालों के लिए, और 300A भी लिखा होगा तो वो क्या हो जाएगा? संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया है? 300A या 300 का के तहत उसको कानूनी अधिकार जो है का दर्जा दिया गया। इतनी बात पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि पहले जो अपने साथ वो थे फंडामेंटल राइट थे, मौलिक अधिकार थे, उसमें एक था संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 में रहता था। लेकिन उसको 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इसको क्या दिया है? हटा दिया गया है। और इसको आर्टिकल 300 का या 301 के तहत इसको क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। पूछ लिया जाता है भाई। ठीक है, कि जो है तो संपत्ति का अधिकार अब क्या है? मौलिक अधिकार है कि कानूनी अधिकार है? ठीक है, यह आर्टिकल पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अभी हमने इनको बारी बारी पढ़ा है, तो अभी हम इनके अंदर से जो है तो थोड़ा सा विस्तार से अपन इनके बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अपनी बात जो है तो क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, हाँ, तो आगे अब हम पढ़ते हैं जो है तो विस्तार से। तो हम जो है तो आर्टिकल 11 तक हमारा क्या था? नागरिकता थी। ठीक है, आर्टिकल 12 से हमारा जो है तो हमारा भाग 3 यानी मौलिक अधिकार जो है तो चालू होता है। तो जो आर्टिकल 12 है तो उसमें भाग 3 से संबंधित स्टेट डेफिनेशन दी है, मतलब राज्य की परिभाषा दी है। राज्य की परिभाषा, ठीक है, राज्य की परिभाषा दी है भाई। ठीक है, किसमें? भाग 3 से संबंधित। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पूरे ये सभी भागों में काम करेंगे, नहीं। अब भाग 3 बस में जो है तो आर्टिकल 12 की जो है तो राज्य की परिभाषा काम करेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आना चाहिए कि जो भाग 3 में है उसी बस में जो है तो लागू होने वाला है आर्टिकल 12 की जो है तो राज्य की परिभाषा। ठीक है, फिर आर्टिकल 13 में क्या है? अन्य विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। ठीक है भाई, जो है तो अन्य विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। ठीक है, मतलब ये क्या करता है?
मौलिक अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है। ये कैसे रक्षा करता है, जैसे मान लो पुराने कानून, अगर कोई भी पुराना कानून, ठीक है, अगर कोई पुराना कानून बनाया गया और वो मौलिक अधिकारों को जो है तो लागू करने में वो क्या है, मौलिक अधिकारों के महत्व को कम करता है या लागू होने से क्या करता है, उनको बाधित होता है, लागू यानी कि उस कानून से मौलिक अधिकार बाधित होते हैं, ठीक है, उस कानून से जो प्रीवियस बना कानून है उससे मौलिक अधिकार बाधित होते हैं, तो उस कानून को क्या किया जाएगा, शून्य घोषित मान लिया जाएगा। शून्य मतलब उससे मौलिक अधिकार की जब बात आएगी तो उस कानून को क्या हो, उस कानून को शून्य घोषित कर दिया जाएगा, उस कानून को नहीं माना जाएगा। अगर मौलिक अधिकार की बात होगी, मौलिक अधिकार की लागू करने की बात होगी तब। और अगर फिर से अगर भविष्य में अपन कोई प्रेजेंट में अगर ऐसा कोई कानून अपन बनाया है या भविष्य में बनेगा जो मौलिक अधिकारों को लागू होने से बाधित करेगा या उन मौलिक अधिकारों के लागू होने को बाधित करेगा, तो वो भी जो है तो कानून शून्य घोषित मान लिया जाएगा। मतलब जब मौलिक अधिकारों की बात अगर की दृष्टि से अगर बात करें, मौलिक अधिकारों की जब बात आ जाएगी तो मौलिक अधिकारों के जो है तो सापेक्ष वो जो है तो कानून क्या है, शून्य घोषित किया जाएगा, उस कानून को नहीं माना जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब इसमें क्या है जो है तो मौलिक अधिकारों की ही बात की जाएगी, उनके लागू होने की ही बात की जाएगी, उनमें किसी भी प्रकार का क्या है, उनसे वो है उनको कम नहीं किया जाएगा मौलिक अधिकारों को, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ क्या होने चाहिए हैं, मौलिक अधिकार है। तो यही बात करता है आर्टिकल 13 की कानून कैसे भी हो आ जाए, कानून कैसे भी हो, कानून कैसे भी बन जाए, लेकिन अगर मौलिक अधिकार के आड़े आते हैं तो उनको मौलिक अधिकार की अगर बात आएगी तो मौलिक अधिकारों की ही बात होगी, ना कि कानून की, ठीक है। तो मौलिक अधिकार ही लागू होंगे, ठीक है। और मौलिक अधिकार के रास्ते में वो कानून क्या हो जाएंगे, शून्य घोषित हो जाएंगे, उन कानूनों को नहीं माना जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आर्टिकल जो 14 की अभी बात की थी, हमने बात की थी तो समता का अधिकार, ठीक है, समता का अधिकार बात कर लिया था। समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में, ठीक है। अगर आर्टिकल 15 की बात करिए, आर्टिकल 15 में क्या है, अपने राज्य किसी भी नागरिक के प्रति, जब कोई भी नागरिक हो राज्य का, देश का कोई भी नागरिक हो, राज्य का कोई भी नागरिक हो, उसके प्रति धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उस पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे उसका कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे कोई भी मूल वंश किसी भी वंश का हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी लिंग से हो, मेल हो फीमेल हो या थर्ड जेंडर कोई भी हो, उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जन्म स्थान कहीं भी उसका, भारत देश में कहीं भी मतलब उसको जन्म मिला हो, राज्य में कहीं भी उसका जन्म हुआ हो, राज्य उससे भेदभाव नहीं करेगा। समझ में आया? तो ये चीज़ है, राज्य उससे क्या नहीं करने वाला, भेदभाव नहीं करने वाला है, ठीक है। तो और देखो ये 15 आर्टिकल 15 इसको हम 15(1) भी मान लेंगे। और इस ये फिर क्या है, आर्टिकल 15 उपखंड 2, जो 15 का जो उपखंड 2 है, तो ये वाला का 15 का जो 15(2) है, आर्टिकल ये 15(1) मान लेंगे। तो आर्टिकल ये 15(2) है, इसमें क्या है, राज्य निजी संस्थानों को भी आदेश देता है कि वो भी इन सभी को लेकर, जैसे जो बताए ना, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, इन सभी के आधार पर निजी संस्थानें भी किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेंगी। राज्य इसको निजी संस्थानों को भी आदेश देता है, ठीक है। और क्या बात की गई है, और किसी भी नागरिक को सार्वजनिक संस्थानों की बात हो, कुआं, तालाब, इन सभी में नहाने की पूरी स्वतंत्रता है। यहाँ कोई भी उसको भेदभाव या रोका टोका नहीं जाएगा, ठीक है। कहीं भी वो सार्वजनिक संस्थानों में प्रवेश कर सकता है, ठीक है। सार्वजनिक जहाँ मनोरंजन के साधन है वहाँ प्रवेश कर सकता है। और जैसे गाँव में कुआं, तालाब है, यहाँ नहा धो सकता है, मतलब उधर कोई भी रोक टोक नहीं होने वाली है उसको। मतलब इसके पूरी बात कही गई है आर्टिकल 15 में कि इसके अनुसार इसको कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अगर अब बात करेंगे कि आर्टिकल जो 15 की बात करेंगे, तो ये आर्टिकल 15(5), 15(1), 15(2) ये इसकी बात हो गई। अब इसके क्या कुछ अपवाद हैं, तो जो अभी हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं 15 उपखंड 3 के 15(3) के बारे में, ठीक है। तो क्योंकि हमने जो 15(1) और 2 में उसमें बात किया था कि राज्य किसी भी स्तर पर भेदभाव नहीं करेगा नागरिकों से, लेकिन इसमें क्या है, अब ये अपवाद है 15(1) और 2 के, ये जो पढ़ रहे हैं ये अपवाद हैं, ठीक है। तो इतना याद रखना।
तो ये आर्टिकल 15(3) में कहा गया है कि राज्य को यह अधिकार है कि वह महिलाओं और बच्चों के संबंध में विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, राज्य को यह अधिकार है कि महिलाओं और बच्चों को विशेष प्रावधान कर सकता है, जैसे विभिन्न योजना चला देता है उनके लिए, प्रसूति सहायता हो गई, महिला आयोग हो गया कि नहीं हो गया, और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सबको क्या है, विशेष प्रावधान कर सकता है, किसके, उनके उत्थान के लिए। ठीक है, महिलाओं के उत्थान के लिए और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, ये पता ही होगा। ठीक है, तो विभिन्न योजनाएं चलती ही हैं, जैसे अपन ने बताया। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे अभी चली लाडली बहना योजना है, लाडली बहना योजना चली है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, महिलाओं के उत्थान के लिए ही तो हैं, और प्रसूति सहायता जैसे ये बताएं। ठीक है, समझ में आया। अब बताएंगे आर्टिकल 15(4). आर्टिकल 15(4) की बात करें तो ये शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करता है राज्य। ठीक है, किसके, 15(4) में। ठीक है, और 15(4) को जोड़ा कब गया था भाई, 15(4) को संविधान में कब जोड़ा गया था, पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में 15(4) को जोड़ा गया था, जब चंपकम द्विराजन केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। जब चंपकम द्विराजन केस के में निर्णय में सुप्रीम कोर्ट में निर्णय दिया, तब इस आर्टिकल को जोड़ा गया और ओबीसी एसटी एससी जो है तो को उत्थान के लिए विशेष प्रावधान जो है तो राज्य द्वारा किए जाए, ऐसा मतलब बात की गई है 15(4) में। ठीक है, 15(5) की बात की जाए, 15(5) को जोड़ा गया था 93 संविधान संशोधन 2005 में। ठीक है, 93 जो है संविधान संशोधन 2005 में जो है तो 15(5) को जोड़ा गया। इसमें भी बात की गई सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों ओबीसी एसटी एससी को जो है तो उत्थान के लिए इनको भी विशेष प्रावधान दिए जाएंगे, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को। ठीक है, इसमें भी बात कही गई। ठीक है, और 15(6) में को जोड़ा गया था 103 में संविधान संशोधन 2019 द्वारा। ठीक है, तो ये बात की गई थी कि राज्य जो है तो जो EWS है, EWS ठीक है ना, अदर जो है तो EWS है, तो उनको क्या है उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, जैसे कि जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें 10% का आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं तो अपनी क्या है बात कर ली गई हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे इसके लिए। ठीक है, और EWS का मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है। ठीक है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की बात की है, तो ये सब राज्य को क्या दिए गए, अधिकार दिए गए हैं, और ये सब क्या है 15(1) और 15(2) के क्या है अपवाद है। 15(1) और 15(2) के क्या है भैया अपवाद हैं। ठीक है, 15(1) और 2 के अपवाद हैं। तो ये अपना आर्टिकल 15 जो है तो अपन क्या है बहुत ही डीप पढ़े ले रहे हैं, तो अब इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। आर्टिकल के बेसिस से हमने जैसी बात की थी कि अहम मूल कर्तव्यों तक एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे, तो वैसे ही अपन पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। पूछा का मतलब इतने डीप आर्टिकल ही है, मतलब यहाँ तक है, यहाँ से। अब हम पढ़ते हैं जो है तो आर्टिकल 16। ठीक है, अनुच्छेद 16 में बात करते हैं, तो इसमें क्या गया, सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब कि जो सार्वजनिक नियोजन होना, सार्वजनिक सरकारी काम होगा, उसमें क्या होने वाला, अवसर की समानता होने वाली है। ठीक है, उसमें सभी को अवसर मिलेगा। ठीक है, तो 16(1) में कहा गया है कि जब किसी राज्य के किसी भी पद के लिए, ठीक है, नियोजन या नियुक्ति की बात करते हैं, तो उसमें सभी को क्या है अवसर की समानता दी जाती है, 16(1) में कहा गया है। ठीक है, 16(1) में फिर से सुन लेना, 16(1) में कहा गया है कि जब किसी, अपनी भाषा में बात करें तो जब किसी राज्य में किसी भी पद की नियुक्ति या नियोजन होना है, तो उसमें सभी लोग क्या होंगे, और सभी लोगों को जो है तो अवसर की जो है तो समानता होगी, सभी को मौका मिलने वाला। ठीक है, तो सभी को अवसर की समानता होगी। ठीक है, ये हो गया 16(1) में बात की गई है। ठीक है, नियोजन में ये तो आराम से ही समझ सकते हैं। जैसे अभी अपन फॉर्म डालते हैं सरकारी नौकरी के लिए, तो उसमें सभी को समानता है ना भाई, अगर एक क्वालिफिकेशन है आपके पास तो सभी लोग डाल सकते हैं ना, सभी डालते हैं। ठीक है, तो उसमें ये क्या है, सभी को क्या है समानता है ना।
अब बात करें आर्टिकल 16(2) में बात करते हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंशक्रम, जन्म स्थान और निवास के आधार पर कोई भी व्यक्ति राज्य के अंदर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है नियोजन में, ठीक है, नियोजन में, ठीक है। तो ये याद रखना है, 16(2) में धर्म, मूल, जाति, लिंग, इन सभी के आधार, वंश क्रम, जन्म स्थान और निवास के आधार पर कोई व्यक्ति राज्य के अंदर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और 16(3) में बात की गई है, आर्टिकल 16(3) है उसमें याद रखना कि वो जो है तो आर्टिकल 16(1) और आर्टिकल 16(2) का क्या अपवाद है, उल्टा है, क्योंकि इसमें बात की है, आर्टिकल 16(3) में बात की गई है कि संसद किसी विशेष रोजगार के लिए, ठीक है, संसद किसी विशेष रोजगार के लिए क्या है तो उसमें कुछ प्रबंध कर सकती है, ठीक है, निवास संबंधी प्रबंध कर सकती है, स्पेशल प्रावधान कर सकती है, ठीक है ना। देखना आर्टिकल 16(3) में कहा गया है, इसको लिख लेना। आर्टिकल 16(3) में कहा गया है कि संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास संबंधी शर्त को जो है तो निवास संबंधी प्रावधान कर सकती है कि आपको इस क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आर्टिकल जो 16(3) है वो आर्टिकल 16(1) और आर्टिकल 16(2) का क्या है जी, क्या है, अपवाद है, क्योंकि इसमें सभी को क्या है अवसर की समानता दी गई है, इसमें क्या है कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी जा रही है संसद के द्वारा, ठीक है, निवास संबंधी इसमें प्रावधान किया गया है। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना, इतना क्लियर है। जो है तो आर्टिकल जो 4 है, आर्टिकल 4 में बात की गई सार्वजनिक नियोजन में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की बात की गई, ठीक है। अब ये अपवाद चलने वाले हैं, ठीक है। तो क्या बात की गई है, आर्टिकल 16(4) में बात की गई है कि सार्वजनिक नियोजन में पिछड़े वर्ग जो है ओबीसी में, उसमें क्या है उनको आरक्षण देने की बात कही गई है, ठीक है। आर्टिकल जो 16(5) है उसमें बात की गई कि राज्य जो है धार्मिक, अगर कोई धार्मिक संस्थान है मान लो, ठीक है, धार्मिक संस्थान है तो उसके प्रबंधन के लिए उसमें जो मैनेजमेंट करता होंगे, यानी कि ठीक है, प्रबंधन के लिए उसको उस धर्म और संप्रदाय के अनुयायियों का प्रावधान कर सकता है कौन, राज्य क्या कर सकता है कि अगर कोई धार्मिक संस्थान है तो उस धार्मिक संस्थान के प्रबंधन के लिए उस धर्म के लोगों की नियुक्ति कर सकता है उसमें, ठीक है, उस धर्म के अनुयायियों की क्या कर सकता है उसमें, क्या कर सकता है, प्रावधान उसको कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 16(6) की बात करें, आर्टिकल 16(6) की बात करें तो इसमें कहा गया है EWS के लिए सरकारी सेवा में 10% का आरक्षण देने की बात की गई है आर्टिकल 16(6) में, ठीक है। और जितने भी EWS से संबंधित प्रावधान होंगे वो सिर्फ यही इसी से जुड़े गए हैं। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में ही EWS को क्या है तो जोड़ा गया था संविधान में, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया। तो जो 16(6) है उसमें EWS को 10% आरक्षण देने की बात की गई है, केस में सरकारी संस्था सरकारी नियोजन, ठीक है। ये सारी चीज़ समझ में आ गई ना। तो ये हो गया आर्टिकल 16 ख़त्म, ठीक है। तो देखो अभी थोड़ा अपन विस्तार से पढ़ रहे हैं, देखो अब बिल्कुल अच्छे से अपन को नोट्स बनाते जाना है और जिससे बाहर मतलब नहीं जाने वाला है, जैसा हम मतलब समझा भी दे रहे हैं, ठीक है। भाषा वाले पूछ लेते हैं ना एग्जाम में, तो कुछ भाषा वाले पूछ लेते हैं, आर्टिकल ना पूछ के भाषा से पूछ लेते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो आर्टिकल 16 ख़त्म है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप दोस्तों के साथ वीडियो को क्या है शेयर कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।